नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो आइए शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। तेल अवीव में इजराइल की वॉर कैबिनेट ने गाजा को संक्षिप्त करने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। इजराइल ने प्लान बनाया है कि उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा से हमास का विनाश करने के बाद गाजा का ब्लूप्रिंट लागू कर दिया जाएगा। पूरे गाजा में अभी 22 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इस पूरी आबादी को गाजा के एक कोने में शिफ्ट करने का प्लान तैयार हो चुका है। इजराइल ने तय कर लिया है कि गाजा का नियंत्रण वो अपने पास रखेगा। उसके बाद खाली की गई जमीन पर स्पेशल जोन तैयार करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। क्या है इजराइल का पूरा प्लान और कैसे इसे लागू किया जाएगा, इस रिपोर्ट से आप भी समझिए। गाजा रण का सबसे भीषण चरण शुरू हो चुका है। इस बार विनाश का केंद्र दक्षिणी गाजा है। यह गाजा का वही हिस्सा है जिसमें हमास के सबसे ज्यादा ठिकाने हैं और इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के पहले चरण में जहां हमले नहीं किए गए। गाजा के खान यूनिस की गलियों में इस वक्त आईडीएफ के टैंक गश्त लगा रहे हैं। खान यूनिस की इमारतों और गलियों में आईडीएफ के जवान हमास के लड़ाकों से सीधी जंग लड़ रहे हैं। थल सेना से मिले इनपुट के आधार पर इजराइल की वायुसेना खान यूनिस के संदिग्ध हमास ठिकानों पर बमबारी कर रही है। हमलों के बाद तबाह हो चुकी इमारतों के बचे हुए हिस्सों में आईडीएफ के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और हमास के लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ संपूर्ण गाजा पर विनाशक बम वर्षा जारी है। इजराइल के फाइटर जेट और ड्रोन गाजा पर बमबारी कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में इजराइल ने गाजा के जबालिया कैंप पर 100 बम गिराए हैं। जबालिया में अल जजीरा चैनल के पत्रकार मोमिन अल शराफी के घर पर हमला हुआ और इस हमले में उनके परिवार के 20 लोग मारे गए। दूसरे चरण में खान यूनिस में बमबारी और ग्राउंड ऑपरेशन दोनों जारी है। ये गाजा में बमबारी के बाद हुई तबाही की तस्वीरें हैं। खान यूनिस का बड़ा इलाका खंडहर और मलबे में तब्दील हो चुका है। गाजा की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और हमलों के बाद गाजा के लोग ट्रक पिकअप जैसी गाड़ियों में मरीजों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। इजराइल ने पहले ही दक्षिण गाजा को 3000 से ज्यादा सेक्टरों में बांटकर इलाके खाली करने की चेतावनी जारी कर दी थी। लेकिन गाजा के छोटे से क्षेत्र में बमबारी से अभी भी आम लोगों की जान जा रही है। अमेरिका इजराइल पर यह दबाव बनाता रहा है कि आम लोगों की जान जोखिम में न डाली जाए। अब इसी आधार पर इजराइल ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो गाजा के भयावह भविष्य का संकेत है। इजराइल ने गाजा में लीफलेट गिराकर इसके संकेत भी दे दिए हैं। इस लीफलेट पर इजराइल के झंडे का पवित्र डेविड स्टार बना है और ऊपर इजरायली फोर्सेस का चिन्ह भी है। लीफलेट पर कुरान के आयतों का संदेश लिखा गया है। संदेश में लिखा गया है कि पापियों को कयामत की बाढ़ निगल जाएगी।
इजराइल का प्लान है गाजा से हमास का खात्मा और बेंजामिन की 3 सौगंध पूरी करने का मिशन शुरू हो चुका है। बेंजामिन की पहली सौगंध है हमास का विनाश, जिसका अर्थ है गाजा में युद्ध जारी रहेगा। दूसरी सौगंध है बंधकों की वापसी, जिसका मतलब है सुरंगों को तबाह कर दिया जाएगा। तीसरी सौगंध है गाजा के खतरे का खात्मा, जिसका मतलब है गाजा पर नियंत्रण। इजराइल ने प्लान बनाया है कि गाजा की आबादी को दक्षिण के एक छोटे से इलाके में समेट दिया जाए, जो सिर्फ एयरपोर्ट जितना ही बड़ा हो सकता है। अल जजीरा के मुताबिक बेंजामिन का संभावित ब्लूप्रिंट क्या है, ये जानिए। इजराइल का गाजा ब्लूप्रिंट है गाजा को लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट जितने बड़े इलाके में समेट देना। इसे समझने के लिए आप हेथ्रो एयरपोर्ट का नक्शा देखिए। लंदन का हेथ्रो एयरपोर्ट 6.5 वर्ग किलोमीटर के इलाके में है। इस एयरपोर्ट से सालाना 6 करोड़ यात्री गुजरते हैं। रोजाना आने जाने वाले अनुमानित यात्री 1,67,000 तक होते हैं। अब इजराइल इतने ही बड़े क्षेत्र में गाजा को समेटने का ब्लूप्रिंट बना रहा है। बेंजामिन प्रशासन का प्लान है कि गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके के बाहरी और अंतिम छोर पर शौकत अल सूफी और अल बयूख के बीच एक क्षेत्र तैयार किया जाए। यहाँ 6.5 वर्ग किलोमीटर का इलाका चिन्हित किए जाने का प्लान है। इस क्षेत्र का ज्यादातर इलाका रेगिस्तानी और बंजर है। इस इलाके में गाजा के 22 लाख से ज्यादा लोगों को बसाने का प्लान है। गाजा का बाकी क्षेत्र इजराइल अपने नियंत्रण में ले लेगा और यहाँ एक अंडरग्राउंड सिटी बनाई जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन संभालने के लिए आईडीएफ की छावनियां भी बनाए जाने का प्लान है। इजराइल ने पहले अल मवासी कैंप में लोगों को समेटने का प्लान तैयार किया था, अब उसे बदल दिया है, क्योंकि अल मवासी भूमध्य सागर के करीब है। भूमध्य सागर के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने अब गाजा निवासियों को राफा की ओर रेगिस्तान के अल बयूक और शौकत अल सूफी के बीच पहुंचाने की तैयारी की है। गाजा के लोगों को बसाने के लिए अल बयूक और शौकत अल सूफी का इलाका सोच समझकर चुना गया है। इस इलाके से गाजा के लोग सिर्फ मिस्र में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन मिस्र गाजा के लोगों को शरण नहीं देना चाहता। गाजा के खाली इलाके में छावनियों के अंदर डी रेडिकलाइजेशन कैंप भी बनाए जाएंगे। यहां हमास समर्थकों का ब्रेन वॉश कर उन्हें कट्टरपंथ के रास्ते से हटाया जाएगा। इससे गाजा से हमेशा के लिए इजराइल पर खतरा खत्म हो जाएगा। यह प्लान हमास के खात्मे के बाद लागू हो सकता है। जनवरी के अंत तक गाजा से हमास के ठिकाने खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। हमास के ठिकानों पर बड़े हमले इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि हमास के सफाई के बाद इजराइल अपने गाजा ब्लूप्रिंट को अंजाम दे सके। गाजा में कमजोर पड़ता हमास अभी हारा नहीं है। गाजा के कई इलाकों से हमास के लड़ाके इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहे हैं। गाजा से फायर किया गया एक रॉकेट इजराइल के बीर शेवा इलाके में गिरा। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट है और हमास के ज्यादातर रॉकेट कुछ इसी तरह हवा में मार गिराए जा रहे हैं। वार पलटवार की जंग में इजराइल का पलड़ा भारी है। दक्षिणी गाजा पर उत्तरी गाजा से बड़े हमले हो रहे हैं। इजराइल का लक्ष्य साफ है कि हमलावर हमास के सफाए और गाजा से खतरा खत्म करने के लिए युद्ध जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारत। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला। इजरायली वायुसेना ने की बमबारी। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च पोस्ट को तबाह किया गया। गाजा युद्ध का अब अंतरिक्ष रूपांतरण हो गया है। गाजा को लेकर अब स्पेस वॉर शुरू हो गई है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन से परेशान इजरायली सेना ने अब स्पेस हमले करने शुरू कर दिए हैं। पुतिन और रईसी ने मिलकर जो प्लान बनाया है उससे इजराइल स्पेस वॉर छेड़ने पर मजबूर हो गया है। सवाल यही है कि अब गाजा का क्या होगा? क्या अंतरिक्ष युद्ध में गाजा के साथ साथ पूरा अरब भी जलने वाला है?
गाजा में वो लड़ाई शुरू हो गई है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अरब में पुतिन की एंट्री के साथ ही अनर्थ शुरू हो गया है। गाजा की लड़ाई स्पेस वॉर में बदल गई है। इस स्पेस वॉर में इजराइल को कामयाबी मिली है। इजरायली सेना की जीत हुई। ये स्पेस वॉर पुतिन की हरी झंडी के बाद शुरू हुआ है। बुधवार को पुतिन ने संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का दौरा किया है और इसके साथ ही पुतिन ने गाजा युद्ध को और भड़काने की कोशिश की। सऊदी अरब और यूएई के दौरे से जब पुतिन वापस आए तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी रूस पहुंच गए। मॉस्को में पुतिन और रईसी की मुलाकात हो रही है। पुतिन के दौरे से पुतिन और रईसी के मुलाकात से ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने इजराइल के साथ साथ अमेरिका पर भी धावा बोल दिया। चौबीस घंटे के अंदर ईरान समर्थित संगठनों ने जबरदस्त हमले किए। ईरानी प्रॉक्सी के हमलों का परिणाम यह हुआ कि गाजा की लड़ाई स्पेस वॉर में बदल गई। यमन से हूती ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की कोशिश की। हूती ने यमन की धरती से ईरान की गदर 110 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की। इजराइल ने हूती के इस हमले को एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह किया। इस तस्वीर को देखिए। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इस तरह एरो 3 मिसाइल फायर की। फायर होने के बाद एरो 3 मिसाइल स्पेस में गई। उसके बाद उसने हूती की बैलिस्टिक मिसाइल को न सिर्फ खत्म कर दिया बल्कि मिसाइल के मलबे को धरती के वायुमंडल से बाहर कर दिया। और इस तरह से गाजा की जंग स्पेस वॉर में बदल गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल ने हूती की बैलिस्टिक मिसाइल को जिस एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह किया, उसकी मिसाइल स्पेस में जाकर दुश्मन की मिसाइल को इंटरसेप्ट करती है। हूती ने यमन की राजधानी सना से ईरान से मिली गदर 110 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इस बात की खबर जैसे ही इजराइल को मिली, उसने इलाट शहर से एरो 3 मिसाइल दाग दी। सना और इलाट के बीच की दूरी है 1800 किलोमीटर। अब इसके बाद क्या हुआ, इसे भी समझिए। एरो 3 से दागी गई इजरायली मिसाइल सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंची। इसके बाद वो धरती के वायुमंडल में वापस आई। एरो 3 मिसाइल ने लाल सागर के ऊपर हूती की बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह किया। फिर मिसाइल के मलबे को धरती के वायुमंडल से बाहर ले जाकर गिरा दिया। इजराइल का एरो 3 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, ये किस तरह से दुश्मन के हमलों को तबाह करता है, अब इसे भी समझिए। सबसे पहले एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम हमला करने आ रही दुश्मन की लॉन्ग रेंज मिसाइल को पहचानता है। इसके बाद यह उस मिसाइल में लगे घातक और विनाशक वॉरहेड को ट्रैक करता है। एरो 3 से फायर मिसाइल पहले स्पेस में जाती है, फिर नीचे आकर दुश्मन की मिसाइल को खत्म करती है। एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों का काल कहा जाता है, इसीलिए इसे मिसाइल किलर भी कहा जाता है। इससे छोड़ी जाने वाली एरो मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से जाकर हमला करती है। इसका ऑपरेशनल रेंज है 2400 किलोमीटर। गाजा को लेकर स्पेस वॉर की शुरुआत बुधवार तब हुई जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर पहुंचे। यहां पुतिन का दिव्य और भव्य स्वागत हुआ। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी मॉस्को में हैं। गाजा युद्ध को लेकर पुतिन और रईसी के बीच मुलाकात हो रही है।
पुतिन के इस दौरे से ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर भीषण हमले शुरू कर दिए। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की कोशिश की तो दूसरे संगठनों ने ड्रोन और रॉकेट की बरसात की। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इराक में अमेरिका के इरबिल बेस पर हमला किया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने सीरिया में अमेरिका के अयान अल असद बेस पर अटैक किया। हूती ने भी अमेरिकी बेस पर भीषण ड्रोन हमले किए। लाल सागर में हूती ने इजरायल के जहाज पर कब्जा कर लिया। हूती अब तक इजरायल के कई जहाजों पर कब्जा कर चुका है। अब इन जहाजों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बड़ी तादाद में लोग न सिर्फ जहाज को देखने पहुंच रहे हैं बल्कि जहाज के साथ फोटो भी खिंचवा रहे हैं। इजरायली जहाज इस वक्त यमन के लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट बने हुए हैं। अपने लड़ाकों से मिलने पहुंचे यमन के रक्षा मंत्री मोहसिन अल दायरी ने इजरायली जहाजों को बंधक बनाने या तबाह करने का नया आदेश जारी कर दिया है। बहादुर जवानों सुनो, लाल सागर में अगर कोई इजरायली शिप दिखती है तो या तो उसे तबाह कर दो या फिर जहाज पर कब्जा कर लो। हूती के हमलों से खुद को और इजरायल को बचाने के लिए अमेरिका ने लाल सागर में एक और डिस्ट्रॉयर भेज दिया है। उधर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल हायान ने ऐलान किया है कि इजरायल के लिए बहुत ही भयानक वक्त आने वाला है। ईरान की तरफ से इजरायल के लिए सिर्फ धमकी ही नहीं आई है बल्कि करबला ब्रिगेड ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में करबला ब्रिगेड के लड़ाके इजरायल पर हमले की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये कि आने वाले वक्त में इजरायल पर ईरान की तरफ से भी हमले हो सकते हैं। करबला ब्रिगेड की ट्रेनिंग का ये वीडियो इस बात का ऐलान कर रहा है। ईरानी प्रॉक्सी के ताबड़तोड़ हमले की वजह से ही गाजा की लड़ाई स्पेस वॉर में बदल चुकी है। अगर ईरानी संगठनों के हमले नहीं रुके तो आने वाले वक्त में अंतरिक्ष युद्ध और भी विनाशक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, दक्षिणी गाजा में आईडीएफ का भीषण हमला। हमास के ठिकानों पर टैंक से हमला किया गया। हमले में हमास के अंडरग्राउंड ठिकाने तबाह हो गए हैं। आईडीएफ ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। एक तरफ युद्ध में इजराइल की मदद तो दूसरी तरफ गाजा और वेस्ट बैंक के भविष्य की प्लानिंग। अमेरिका दोनों मोर्चों पर काम कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि इजराइल वेस्ट बैंक या गाजा पर कब्जा करके अरब देशों को उकसाने का काम करे। मिडिल ईस्ट में अमन कायम रखने के लिए अमेरिका ने फिलिस्तीनियों के भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसके तहत वेस्ट बैंक और गाजा से इजराइल को दूर रखा जाए। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने गाजा पर आर्टिकल 99 लागू कर दिया है। अब अमेरिका की चुनौती इजराइल को युद्ध रोकने के लिए राजी करना और फिलिस्तीनी अथॉरिटी को गाजा और वेस्ट बैंक में कमान संभालने के लिए तैयार करना है। हर दिन चल रहा है वेस्ट बैंक। हर दिन गाजा का एक आबाद इलाका हो रहा है बर्बाद। कहीं ताबड़तोड़ गोलीबारी, कहीं आसमान से बमबारी। इजराइल के ताकतवर फाइटर जेट, आसमान से गिरते घातक बम
और जमीन पर गरजते ये भारी भरकम टैंक। वेस्ट बैंक की बस्तियां हो या गाजा की ऊंची ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही है। सात अक्टूबर के बाद शुरू हुए इजराइल के मिशन की वजह से वेस्ट बैंक और गाजा में जबरदस्त तबाही का दौर जारी है। हमास का अंत कब होगा, इजराइल का मिशन पूरा कब होगा, इसकी कोई डेडलाइन नहीं। अंदाजा तो यही होता है कि ये अंतहीन तबाही गाजा और वेस्ट बैंक के सर्वनाश से थमेगी। अब सवाल है कि क्या धरती पर मौजूद इन दो छोटे छोटे इलाकों में सिमटी फिलिस्तीनियों के नाम की जमीन छीन ली जाएगी? क्या दुनिया में ऐसा कोई इलाका नहीं बचेगा जिस पर फिलिस्तीनियों का हक हो? क्या वेस्ट बैंक और गाजा का विलय भी इजराइल में कर दिया जाएगा? क्या युद्ध के बाद बचे फिलिस्तीनी इजरायली सत्ता के अधीन रहेंगे? गाजा और वेस्ट बैंक को लेकर अमेरिका में ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। प्लान यही है कि वेस्ट बैंक से ही गाजा में शासन चले और गाजा का रिमोट वेस्ट बैंक बने। अमेरिका का प्लान क्या है, ये समझिए। अमेरिका चाहता है कि गाजा और वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीनी प्राधिकरण का कंट्रोल हो। बाइडेन दो राज्य समाधान के फॉर्मूले को लागू करना चाहते हैं। अमेरिका युद्ध के बावजूद गाजा में लंबे समय का समाधान चाहता है। अमेरिका फिलिस्तीनी प्राधिकरण को शासन और सुरक्षा की जिम्मेदारी देना चाहता है। लेकिन वेस्ट बैंक की सड़कों पर इजरायली सेना पर हमला करने वाले ये लोग फिलिस्तीनी प्राधिकरण को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के फिलिस्तीनी नागरिक हो या वेस्ट बैंक के, उनकी नजर में फिलिस्तीन प्राधिकरण ईमानदार नहीं है। अब गाजा और वेस्ट बैंक को लेकर अमेरिका और इजराइल दोनों की मजबूरी समझिए। अमेरिका के लिए फिलिस्तीन अथॉरिटी के अलावा कोई भरोसे के काबिल नहीं। इजराइल के लिए गाजा पर कब्जे का अरब देश और कई देश विरोध करेंगे। इजराइल का ऑपरेशन हमास के खिलाफ है और हमास की वजह से ही फिलिस्तीन प्राधिकरण कमजोर है। इसलिए अमेरिका को लग रहा है कि इजराइल का ये ताबड़तोड़ ऑपरेशन एक बड़े हल की वजह भी बन सकता है। अमेरिका एक तरफ वेस्ट बैंक और गाजा में रहने वालों के लिए बेहतर भविष्य की प्लानिंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल को गाजा पर कहर बरपाने के लिए बारूद की सप्लाई भी कर रहा है। गाजा में हमास इतना शक्तिशाली है कि वहां किसी भी राजनीतिक पार्टी का टिकना मुमकिन नहीं है और अमेरिका चाहता है कि हमास का खात्मा हो और फिर वो फिलिस्तीनी अथॉरिटी के जरिए वहां पर शासन चला सके। यही वजह है कि अमेरिका इजराइल को बारूद भी दे रहा है और आम लोगों की मौत पर फिक्र भी जता रहा है। अमेरिका चाहता है कि हमास के तमाम ठिकानों को इजराइल खत्म कर दे ताकि गाजा और वेस्ट बैंक में एक नए दौर की शुरुआत हो सके और इजराइल भी खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। फिलिस्तीन अथॉरिटी भी अमेरिका के प्रस्ताव को मानने को तैयार है, लेकिन अथॉरिटी ने शर्त रखी है कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गाजा और वेस्ट बैंक को फिर से बसाना होगा और फंड देना होगा। साथ ही इजराइल को 2 स्टेट सॉल्यूशन मानने के लिए तैयार करना होगा। गाजा पर हमले के साथ ही दुनिया के कई देशों में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। गाजा और वेस्ट बैंक के भविष्य को लेकर प्लानिंग अमेरिका की मजबूरी इसलिए है क्योंकि अरब देशों समेत दुनिया के कई देश फिलिस्तीन के पक्ष में हैं। यही वजह है कि गाजा को लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। पीए यानी फिलिस्तीन अथॉरिटी की मांग है कि गाजा वेस्ट बैंक का पूरा अधिकार फिलिस्तीन अथॉरिटी को मिले। इजराइल की दखल को वेस्ट बैंक से भी पूरी तरह खत्म किया जाए। गाजा और वेस्ट बैंक को दोबारा बसाने के बाद चुनाव कराए जाएं। अमेरिका और यूरोप
टू स्टेट सॉल्यूशन लागू कराने की पहल करे। फिलिस्तीन अथॉरिटी तो शर्तों के साथ राजी हो गया है, लेकिन बाइडेन के लिए मुश्किल नेतन्याहू को मनाना है, क्योंकि इजराइल वेस्ट बैंक में साल दर साल दखल बढ़ाता जा रहा है। इजराइल का मकसद पूरे वेस्ट बैंक को नियंत्रण में लेना है। ऐसे में दो राष्ट्र की थ्योरी पर राजी होने के बाद भी वेस्ट बैंक का क्या होगा, इस पर सहमति बनना बहुत मुश्किल है। इजराइल दो राष्ट्र की थ्योरी पर बढ़ते समर्थन को देखते हुए अब वेस्ट बैंक को और तेजी से अपने कंट्रोल में ले रहा है। इस बीच दशकों बाद यूएन ने आर्टिकल 99 लागू कर दिया है। इसे लेकर विवाद और बढ़ गया है। ये महासचिव का पैनिक बटन दबाने के बराबर है। अनुच्छेद 99 के तहत सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का अधिकार है। यह अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसके तहत वो किसी ऐसे मामले को सुरक्षा परिषद के ध्यान में लाते हैं जो उनकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में केवल 9 बार ही इस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका के पास वीटो पावर है और वो इजराइल के लिए क्या करता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अनुच्छेद 99 लागू करने का इजराइल पुरजोर विरोध कर रहा है, क्योंकि हमास इजराइल के लिए एक आतंकी संगठन है और इजराइल के मुताबिक ये मिशन आतंकियों को मारने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिणी गाजा में इजराइल के हमले तेज हो गए। हमास के ठिकानों पर भीषण गोलीबारी की जा रही है। आईडीएफ ने हमास के कई टनल तबाह कर दिए हैं। हमास के 2 हथियार गोदाम भी बर्बाद हो गए हैं। हमास का वो चेहरा जिसे कोई गाजा पट्टी का लादेन कहता है तो कोई उसे खान यूनुस का कसाई, क्योंकि उस पर हत्या और किडनैपिंग के 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों मामले दर्ज हैं। वो 22 साल तक इजराइल की जेल में भी बंद रहा है। और आपको ये भी बता दें कि इसी मोस्ट वांटेड की तलाश में नेतन्याहू ने आईडीएफ की सबसे घातक औज बटालियन को खान यूनुस में उतार दिया है। ताबड़तोड़ अंदाज में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं आसमान से लेकर प्रचंड बारूदी प्रहार भी किया जा रहा है। जानते हैं क्यों? इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए हमले के मास्टरमाइंड को दबोचने के लिए, हमास के गाजा कमांडर को मृत्युदंड देने के लिए। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। दक्षिणी गाजा का सबसे बड़ा शहर खान यूनुस मौजूदा वक्त में जंग का मैदान बन चुका है। बेहद ही प्रचंड अंदाज में आईडीएफ खान यूनुस पर गोला बारूद बरसा रही है। खान यूनुस के कोने कोने को दहला रही है। वैसे तो आईडीएफ का मकसद दक्षिणी गाजा से हमास का सफाया है, मगर खान यूनुस को जिस तरह से आईडीएफ ने टारगेट किया है, जिस तरह इजरायली सेना की स्पेशल ब्रिगेड खान यूनुस के कोने कोने को खंगाल रही है, बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। उसके पीछे की वजह है एक शख्स जिसका नाम है याह्या सिनवार। झक सफेद बाल, स्याह भौएं और बेखौफ अंदाज। قررنا أن ندافع عن شعبنا بما أوتينا من قوة। यही हमास की पॉलिटिकल विंग के लीडर याह्या सिनवार की पहचान है। इतना ही नहीं, याह्या सिनवार ही वो शख्स है जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल हमले की साजिश रची।
सिनवार के इशारे पर हमास के लड़ाके इजराइल में घुसे और चंद घंटों के भीतर 1200 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 250 से ज्यादा लोगों को बंधक भी बनाया। मगर ये तो याह्या सिनवार की खूंखार शख्सियत का महज छोटा सा ट्रेलर है। असल में इजराइल याह्या सिनवार को गाजा का लादेन कहता है। दुनिया के कई मुल्क तो सिनवार को बुचर ऑफ गाजा के नाम से भी जानते हैं। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल याह्या सिनवार गाजा में हमास का ऑपरेशनल कमांडर है। इस्माइल हानिया के बाद हमास के दूसरे नंबर का नेता है। 61 साल के सिनवार का असली नाम अबू इब्राहिम है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में सिनवार का जन्म हुआ। खान यूनिस के शरणार्थी कैंप में याह्या सिनवार बड़ा हुआ। सिनवार पर कत्ल और अपहरण के सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। 22 साल तक याह्या सिनवार इजराइल की जेल में बंद रहा। याह्या सिनवार का खूनी अतीत यही नहीं थमा। धीरे धीरे सिनवार ने हमास में अपनी पैठ बढ़ाई और पूरे गाजा का ऑपरेशनल कमांडर बन गया। कई महीनों की साजिश और पुख्ता प्लानिंग के बाद 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर घातक हमले का प्लान बनाया। बस इजराइल के इसी मोस्ट वांटेड की तलाश में आईडीएफ बीते 60 दिनों से खाक छान रही है। उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक के इलाके में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, क्योंकि इजरायली पीएम नेतन्याहू का सिर्फ एक ही प्रण है, याह्या सिनवार को दबोचना, जिंदा या फिर मुर्दा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। שני עדכונים קצרים. אמש אמרתי שכוחותינו יכולים להגיע לכל מקום ברצועת עזה. עכשיו הם מקטרים את ביתו של סינואר. אז ביתו איננו מבצרו, הוא יכול לברוח, אבל זה רק שאלה של זמן עד שנשיג אותו. ובהמשך לכך, שוחחתי היום שוב עם נשיאת הצלב האדום. दरअसल इजरायली सेना का दावा है कि याह्या सिनवार इस वक्त दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में मौजूद है। खान यूनिस में आईडीएफ की स्पेशल यूनिट याह्या सिनवार की लोकेशन के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। हालांकि सिनवार की सटीक लोकेशन क्या है, कहां है, इसके बारे में पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, मगर दावा किया जा रहा है कि खान यूनिस में याह्या सिनवार 2 खुफिया ठिकानों में छिपा हो सकता है। उत्तर पश्चिमी खान यूनिस की गली नंबर 5 में याह्या सिनवार का पुश्तैनी घर मौजूद है। आईडीएफ का दावा है कि इसी घर में याह्या सिनवार छिपा हो सकता है। वहीं खान यूनिस में दर सलाम नाम का अस्पताल है। दावा किया जा रहा है कि इस अस्पताल के नीचे मौजूद बंकरों में याह्या सिनवार हमास के लड़ाकों और अपने सिपह सलारों के साथ छिपा हुआ है। सिनवार की मौजूदा लोकेशन से जुड़ा इनपुट मिलने के बाद इजरायली फोर्सेस ने दर सलाम अस्पताल के साथ साथ पूरे खान यूनिस में हमले तेज कर दिए हैं, ताकि खान यूनिस में सिनवार जहां भी छिपा हो मारा जाए। जिस भी टनल को पनाहगाह बना रखी हो वो उसकी कब्रगाह बन जाए। याह्या सिनवार को दबोचने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए आईडीएफ ने ओजेड ब्रिगेड की 3 यूनिट को मिशन पर लगा दिया है। आपको बता दें कि इजरायली सेना की ओजेड ब्रिगेड सबसे घातक कमांडो बटालियन है, जो हर मुश्किल मिशन को आसानी से अंजाम दे सकती है। और मौजूदा वक्त में ओजेड ब्रिगेड की जो 3 यूनिट खान यूनिस में सिनवार को तलाश रही है, उनमें शामिल हैं यूनिट 212 मैगलन, सर्च ऑपरेशन में माहिर, यूनिट 217 डूरेवान, अंडरकवर काउंटर टेररिज्म, यूनिट 621 इगोज, गोरिल्ला युद्ध लड़ने में माहिर। इजरायली सेना का दावा है कि याह्या सिनवार के पास अब बस चंद दिनों का वक्त है। जल्द ही ओजेड ब्रिगेड की 3 यूनिट उस तक पहुंचने वाली है। किसी भी वक्त वो इजरायली सेना के शिकंजे में आने वाला है। यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो गाजा जंग में ये नेतन्याहू की बड़ी जीत होगी, क्योंकि याह्या सिनवार की गिरफ्तारी या फिर दी एंड के साथ हमास का कमजोर पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा की धरती पर विनाश का नया जलजला आने वाला है। इस बात की मुनादी उस वक्त हो गई जब अमेरिका ने इजराइल को और ईरान ने हमास को हथियारों का जखीरा भेज दिया। ईरान ने तो हमास को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की खेप दे दी है। इजरायली सेना ने हमास के एक हथियार गोदाम पर धावा बोला तो वो लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की खेप देखकर दंग रह गए।
तो सवाल यही है कि क्या हमास इन्हीं मिसाइलों से इजरायली शहरों को बर्बाद करने वाला है? जंग की ये ज्वाला और भड़कने वाली है, क्योंकि युद्ध के मैदान में नए हथियारों का जखीरा पहुंच गया है। गाजा का युद्ध और भी भयानक होने वाला है, क्योंकि इजरायल और हमास दोनों का बारूदी रिचार्ज हो गया है। अमेरिका ने इजरायल को घातक हथियारों का जखीरा भेज दिया है, तो ईरान ने सीक्रेट रूट से हमास को विध्वंसक वेपन सप्लाई कर दिए हैं। और इसी के साथ इजरायल और गाजा की धरती पर बहुत बड़े विनाश की पटकथा लिखी जा चुकी है। इजरायल और हमास को जो हथियार सप्लाई हुए हैं, उससे गाजा में अब तक का सबसे बड़ा रक्तपात होने वाला है। गाजा 30 दिनों के अंदर शमशान बन जाएगा। अमेरिका ने कई प्लेन के जरिए हथियारों की खेप तेल अवीव पहुंचा दी है। ईरान ने भी हमास को जंग लड़ने के लिए हथियार भेज दिए हैं। गाजा में हथियारों की एंट्री की जो जानकारी सामने आई है, उससे साफ है कि गाजा का गदर और भी भीषण होने जा रहा है। हमास के पास बारूद का बहुत बड़ा भंडार है। इसका खुलासा तब हुआ जब आईडीएफ ने उत्तरी गाजा में हमास के हथियार गोदाम पर धावा बोला। इजरायल ने दावा किया है कि यह गाजा में हमास के सबसे बड़े हथियार गोदामों में से एक है। यहां हमास के इतने घातक हथियार थे जिसे देखकर इजरायली सेना के भी होश उड़ गए। हमास के जिस हथियार गोदाम पर आईडीएफ ने कब्जा किया है, वहां लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों, एंटी टैंक मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट का जखीरा मौजूद था। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान हमास को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दे चुका है। जिससे हमास इजरायली शहरों को तबाह कर सकता है। जाहिर है इजरायल और हमास दोनों के पास नए हथियार पहुंच चुके हैं। ऐसे में विनाश का नया दौर शुरू होने वाला है। यही वजह है कि अब तक दोनों ही तरफ से युद्ध की रणनीति बदली जा रही है। हमास ने उत्तरी गाजा में उन जगहों पर फिर से अपना बेस बनाना शुरू कर दिया है जिसे आईडीएफ ने हमास से आजाद करवाया था। इजरायली सेना के वहां से जाते ही हमास फिर से अपना पैर पसार रहा है, ताकि इजरायली सेना से फिर से भीषण जंग लड़ी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आधुनिक जमाने में साइबर अटैक के जरिए भी किसी देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। एक रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है कि पिछले दिनों ब्रिटेन के एक न्यूक्लियर साइट को हैक कर लिया गया था। बाद में जानकारी यह भी आई कि हैकिंग करने वाले चीन और रूस से जुड़े हुए थे। हैकिंग के दौरान अगर न्यूक्लियर साइट पर किसी भी तरह की गड़बड़ी होती तो यूरोप में बहुत बड़ी तबाही आ सकती थी। माना जा रहा है कि यह ब्रिटेन को चीन और रूस की तरफ से चेतावनी है। न ऐसा कोई फाइटर जेट उड़ता, न आसमान से कोई बम गिरता,
न समंदर से मिसाइल हमला और न ही रडार से कोई जानकारी मिलती, लेकिन फिर भी यूरोप में आती न्यूक्लियर तबाही। ऐसा विस्फोट, ऐसा रेडिएशन की लाखों लोगों की मौत हो जाती। ये सब मुमकिन था सिर्फ एक कंप्यूटर के कीबोर्ड से। यूरोप से बहुत दूर बैठे हैकर्स ब्रिटेन में तबाही की कोडिंग कर देते तो अनर्थ हो सकता था। ब्रिटेन हालांकि इनकार कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट में दावा है कि न्यूक्लियर साइट को रूस और चीन की एजेंसियों ने हैक किया था। इसलिए माना जा रहा है कि यह ब्रिटेन को पुतिन और जिनपिंग की चेतावनी है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को चैलेंजर टैंक के साथ स्टॉर्म शैडो मिसाइल दी थी। तभी से रूस और ब्रिटेन के बीच जबरदस्त तनाव है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर साइट को हैक किया गया। हैकर्स का रूस और चीन से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। कुम्ब्रिया के तट पर सेलाफील्ड को अचानक हैक कर लिया गया था। सेलाफील्ड में 140 टन का विशाल प्लूटोनियम का भंडार मौजूद है। यहां यूके के रिएक्टर से होने वाले रेडियोधर्मी कचरे को शुद्ध किया जाता है। सेलाफील्ड को पहले विंड स्केल के नाम से जाना जाता था। यहां से शुरू होने वाली तबाही कितनी बड़ी होती, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां 11,000 लोग काम करते हैं। परमाणु साइट 700 एकड़ में फैली है। साइट के आसपास 1300 इमारतें हैं। सेलाफील्ड का इस्तेमाल बरसों से परमाणु ऊर्जा उत्पादन और हथियार कार्यक्रमों से परमाणु कचरे को डंप करने के लिए किया जाता रहा है, जिससे ये प्लूटोनियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार बन गया है। साइट पर मौजूद रेडियोधर्मी कचरा आपदा से पहले चेर्नोबिल में मौजूद रेडियोधर्मी कचरे से कहीं अधिक है। जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ के एक ऐसे तानाशाह थे जिनके कार्यकाल में राजनीतिक दमन और हत्याओं का लंबा दौर चला। मकसद साफ था, अतीत और संभावित चुनौतियों को खत्म करना। जानते हैं, स्टालिन के इस अभियान को ग्रेज पर्ज नाम दिया गया था और अब स्टालिन के नक्शे कदम पर शी जिनपिंग चल रहे हैं। शी, जी हां, खबर सामने तो ये आ रही है कि अमेरिका से आई है, लेकिन इसका ताल्लुक चीन से है, प्रेसिडेंट जिनपिंग से है, उनके शुद्धिकरण अभियान से है। दरअसल चीन के पूर्व विदेश मंत्री की मौत का दावा किया गया। जानते हैं मौत की वजह क्या बताई गई है, सुसाइड या टॉर्चर, आखिर क्यों, देखिए। ड्रैगन कंट्री से एक और बड़े नेता की मौत की खबर सामने आई है, जो कुछ महीने पहले तक प्रेसिडेंट जिनपिंग के करीबी सलाहकार थे, जिनके जिम्मे चीनी विदेश मंत्रालय का कार्यभार था, जो एक हाई प्रोफाइल लव अफेयर में शामिल थे, जिन पर जासूसी का आरोप भी लगा और जिनपिंग सरकार से बर्खास्त भी किए गए। इस चेहरे को गौर से देख लीजिए। नाम है किन गैंग, जो चीन के पूर्व विदेश मंत्री थे, मगर बीते 6 महीने से लापता थे। अब उन्हीं किन गैंग को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अमेरिकी मीडिया हाउस पॉलिटिको ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग की मौत हो चुकी है। बीजिंग के मिलिट्री अस्पताल में किन गैंग की मौत हुई। जुलाई 2023 में किम गैंग के मारे जाने की आशंका है। मौत की वजह सुसाइड या फिर टॉर्चर होने का भी दावा है। जून 2023 में चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग अचानक गायब हो गए। आखिरी बार किन गैंग को गोवा में हुई एससीओ की बैठक में देखा गया था, जब वह रूस, श्रीलंका और वियतनाम के अफसरों के साथ बैठक में शामिल हुए। इसके बाद किन गैंग किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में देखे नहीं गए। आपको बता दें कि जुलाई 2023 में ही किन गैंग को विदेश मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया। जानते हैं क्यों? दरअसल पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग पर जासूसी का संगीन आरोप लगा था। इसके अलावा यूएस को न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचने का भी आरोप था। किन का चीन की पॉपुलर टीवी एंकर से अफेयर की भी खबरें थी। अमेरिकी मीडिया हाउस पॉलिटिको ने चीन के 2 अधिकारियों के हवाले से अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि लगातार विवादों में रहने और जासूसी जैसे आरोपों के चलते किन गैंग को विदेश मंत्री के पद से हटाया गया। लेकिन अब किन गैंग की रहस्यमयी मौत ने खलबली मचा दी है, क्योंकि किन गैंग काफी लंबे वक्त से जिनपिंग के साथ जुड़े थे, जिनपिंग के करीबी माने जाते थे। अमेरिकी राजदूत बनने के 17 महीने बाद ही जिनपिंग ने उन्हें प्रमोट करके दिसंबर 2022 में चीन का विदेश मंत्री बनाया।
लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये दावा करते हैं कि किन गैंग की अमेरिका से नजदीकी और चीन में बढ़ती लोकप्रियता जिनपिंग को अखरने लगी। इसी दौरान चीन की टीवी एंकर फू जियोतियान के साथ रिश्ते किन गैंग के लिए मुसीबत खड़ी करने लगे। लिहाजा ये आशंका जताई जा रही है कि किन गैंग को रास्ते से हटाने के लिए जिनपिंग ने खूनी साजिश का ब्लूप्रिंट बनाया।